हेलो चैट जीपीटी। मैंने सुना है कि अभी रिसेंटली जर्मन चांसलर यानी प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में था और उसने इंडियंस के लिए 20,000 वीजा को बढ़ाकर 90,000 कर दिया है। यानी 90,000 इंडियंस को वो वीजा अलाउ करके जर्मनी हर साल लाने चाहते हैं। हाँ, ऐसा समाचार था कि जर्मन चांसलर ने भारत दौरे के दौरान वीजा नियमों को सरल बनाने और भारतीयों के लिए वीजा संख्या बढ़ाने की बात की थी। ये भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है, खासकर उनके लिए जो जर्मनी में काम करने या पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जस्सी, वो B.Ed और M.Ed कर चुका है और वो यहाँ जर्मनी आना चाहता है। तो उसके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, जैसे कि वो यहाँ पढ़ाई करने आ जाए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, या वो और दूसरे टाइप का कोई वीजा जो उसको मिल सकता है, उसके बारे में बताएं। जस्सी के पास जर्मनी आने के लिए कई विकल्प है। पहला, स्टूडेंट वीजा। अगर जस्सी यहाँ किसी विशेष कोर्स या एडवांस डिग्री के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो वे जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्टूडेंट वीजा की आवश्यकता होगी। दूसरा, जॉब सीकर वीजा। जस्सू 6 महीनों तक के लिए जॉब सीकर वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, स्किल्ड वर्कर वीजा। अगर जस्सी के पास पहले से नौकरी का ऑफर है तो वे स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चौथा, लैंग्वेज कोर्स वीजा। अगर वो जर्मन भाषा में महारत हासिल करना चाहते हैं तो भाषा कोर्स वीजा भी एक विकल्प हो सकता है। हर वीजा के लिए अलग अलग शर्तें और आवश्यकताएं हैं, इसलिए जस्सी को अपने उद्देश्यों के आधार पर सही वीजा का चयन करना होगा। हम इमेजिन करते हैं कि जस्सी यहाँ पर पहली ऑप्शन नंबर 1 को चूज करके यहाँ वीजा एडमिशन ले लेता है, तो उसको कितना खर्चा लगेगा और कितना उसको अपने जेब से देना पड़ेगा, और वो फिर उसको यहाँ पर पार्ट टाइम नौकरी के कितने महीने तक और कितने घंटे तक डेली अलाउड है। जस्सी के लिए जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्चा कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि कोर्स, यूनिवर्सिटी और शहर। आमतौर पर जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस या तो बहुत कम होती है। हालांकि सेमेस्टर शुल्क और अन्य शैक्षिक खर्चे जैसे कि स्टडी मटेरियल होते हैं, जो लगभग 150 से 300 यूरो प्रति सेमेस्टर हो सकते हैं। बड़े शहरों में जैसे बर्लिन या म्यूनिख में खर्चा अधिक हो सकता है, जबकि छोटे शहरों में कम। औसतन रहने, खाना और अन्य खर्चों के लिए 800 से 1200 यूरो का खर्चा आ सकता है। पार्ट टाइम नौकरी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय छात्र सप्ताह में अधिकतम 20 घंटे या सेमेस्टर ब्रेक के दौरान फुल टाइम काम कर सकते हैं। इससे जस्सी अपने खर्चों का एक हिस्सा कवर कर सकते हैं। और जो डिग्री, अगर वो फर्ज करो कोई MA की हाई डिग्री यहाँ पर प्राप्त कर लेता है जर्मन यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद उसको वीजा मिल जाएगा, काम, वर्क परमिट या काम करने का। हाँ, अगर जस्सी जर्मन यूनिवर्सिटी से MA जैसी उच्च डिग्री प्राप्त करते हैं तो उनके पास जर्मनी में काम करने के अच्छे अवसर हो सकते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आमतौर पर 18 महीने का जॉब सीकर वीजा मिलता है, जिसके दौरान वे अपने क्षेत्र में नौकरी खोज सकते हैं। अगर उन्हें इस दौरान नौकरी मिल जाती है तो वे जॉब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वर्क परमिट या EU ब्लू कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ लंबे समय तक रह सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि जस्सी जॉब सीकर वीजे पे यहाँ आना चाहता है, तो उसको कितना लंबे टाइम के लिए वीजा मिलेगा और उसकी क्या शर्तें हैं और उसका खर्चा कौन देगा और कितना खर्चा होगा अगर जस्सी को खुद देना पड़ेगा, इंडियन रुपीज में भी बताओ। जॉब सीकर वीजा आमतौर पर 6 महीनों के लिए जारी किया जाता है। इसके तहत जस्सी को जर्मनी में नौकरी खोजने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें इस दौरान काम करने की अनुमति नहीं होगी। अगर वो इस अवधि में नौकरी पा लेते हैं तो वे वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। शर्तों में शामिल है मास्टर्स डिग्री या समकक्ष योग्यता। जर्मनी में रहने के लिए प्राप्त थोड़े बहुत भाषा का प्रयोगशाला है और वीजा शुल्क लगभग 1 लाख तक। रहने के लिए कुछ 12,000 से 12,000 INR होता है।
प्रारंभिक खर्चों के लिए जस्सी को भारतीय रुपए में लगभग 1,50,000 रुपए की बचत की आवश्यकता होगी, जो उनके जीवन यापन के प्रारंभिक खर्चों को कवर करेगा। यानी 6 महीने का टोटल खर्चा कितना होगा रुपए में? 6 महीने के लिए कुल खर्चा कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि शहर, रहने का प्रकार और जीवन शैली। औसतन 6 महीने के लिए खर्चा इस प्रकार हो सकता है। 1. रहना 40,000 से 60,000 रुपए प्रति माह, यानी 6 महीनों के लिए 2.6 लाख रुपए प्रति माह, यानी 6 महीनों के लिए 90,000 से 1,20,000 रुपए। स्वास्थ्य बीमा लगभग 5,000 से 10,000 रुपए प्रति माह, यानी 6 महीनों के लिए 60,000 से 60,000 रुपए। अन्य खर्चे लगभग 10,000 से 15,000 रुपए प्रति माह, यानी 6 महीनों के लिए 60,000 से 60,000 रुपए। इन खर्चों को जोड़कर 6 महीनों का कुल खर्चा लगभग 4.8 लाख से 6 लाख रुपए हो सकता है। क्या ये 6 महीने के बाद अगर जस्सी को नौकरी नहीं मिलती तो क्या ये एक्सटेंड हो जाएगा वीजा? 6 महीने का जॉब सीकर वीजा आमतौर पर एक्सटेंड नहीं होता है। अगर जस्सी को इस अवधि में नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि अगर जस्सी कोई और कोर्स करना चाहते हैं या किसी शोध कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो वे एक अलग प्रकार के वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जॉब सीकर वीजा को सीधे एक्सटेंड करना संभव नहीं है। वो कौन सी क्षेत्र हैं, जैसे STEM जैसे टाइप की जो डिग्रीज होती हैं, इनके लिए जर्मनी से वीजा मिलना आसान है? जर्मनी में कुछ क्षेत्र है जिनमें वीजा पाना तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है, खासकर अगर जस्सी के पास संबंधित डिग्री और कुशलताएं हैं। नंबर 1, स्टेम। इन क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग अधिक है, जैसे IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग और डेटा साइंस। जर्मनी में जॉब सीकर वीजा अधिक कर। स्वास्थ्य और चिकित्सा, डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की भी मांग बहुत अधिक है। अगर जस्सी शिक्षण या अनुसंधान में है तो इन क्षेत्रों में भी अवसर उपलब्ध है, खासकर उच्च शिक्षा और विशेष अनुसंधान में। प्रौद्योगिकी और निर्माण के क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग है। इन क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग के कारण जॉब सीकर वीजा या वर्क परमिट प्राप्त करना थोड़ा आसान हो सकता है। मैंने सुना है कि न सिर्फ IT और STEM, ये जो स्टेम क्षेत्र है, इसके अलावा करीब 250 से ज्यादा और भी ऐसे पेशे हैं, प्रोफेशंस हैं, जैसे कि मीट प्रोसेसर और जो केयर टेकिंग, जैसे कि नर्स की नौकरी, इसके लिए भी केरला से काफी लोग जर्मनी आए हैं और उनको जर्मन सरकार ने केरला में ही मुफ्त ट्रेनिंग दी है और मुफ्त जर्मन कोर्सेज भी कराए हैं। इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, जर्मनी ने विभिन्न पेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए अवसर खोले हैं, जिसमें IT और स्टेम के अलावा हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और ट्रेड स्किल्स शामिल हैं, जैसे कि केयर गिविंग और नर्सिंग। जर्मनी में नर्स और केयर गिवर्स की बहुत अधिक मांग है। केरल से कई लोग इन क्षेत्रों में काम करने आए हैं और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण और जर्मन भाषा कोर्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। मीट प्रोसेसर्स की भी जर्मनी में मांग है और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, जिनमें भारतीय श्रमिकों को शामिल किया जा सकता है। जर्मन सरकार और नियोक्ता इन क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम्स चलाते हैं, जो केरल जैसे क्षेत्रों में सफल रहे हैं। ये कार्यक्रम श्रमिकों को न केवल आवश्यक कौशल सिखाते हैं, बल्कि उन्हें जर्मन भाषा और संस्कृति से भी परिचित कराते हैं, जिससे उनके जर्मनी में समायोजन में सहायता मिलती है। यानी न सिर्फ IT और सॉफ्टवेयर डेवलपर की यहाँ जरूरत है, बल्कि कसाईयों की और नर्सों की और ट्रक ड्राइवर्स की और कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले मजदूर जैसे मेसन, मिस्त्री होते हैं, उनकी भी जरूरत यहाँ है। बिल्कुल सही। जर्मनी में विभिन्न कौशलों की मांग है। IT और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के अलावा कई अन्य पेशेवरों की भी आवश्यकता है। कसाई और मीट प्रोसेसर,
जर्मनी में मांस उद्योग में कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ रही है। नर्सें और केयर गिवर्स, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नर्सों और केयर गिवर्स की उच्च मांग है, विशेष रूप से बुजुर्गों की देखभाल के लिए। ट्रक ड्राइवर, परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए ट्रक ड्राइवरों की भी काफी मांग है। निर्माण कार्यकर्ता, मिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन और अन्य निर्माण कार्यकर्ताओं की भी जरूरत है। इन क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों के लिए जर्मनी आकर्षक अवसर प्रदान करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जर्मन भाषा की कुछ समझ रखते हैं। इसके लिए कई प्रशिक्षण और भाषा कार्यक्रम भी उपलब्ध है, जो श्रमिकों को इन क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार करते हैं। यानी अगर जस्सी ट्रक ड्राइवरी सीख ले या कसाई का कोर्स कर ले या वो केयर गिवर बन जाए, तो उसके पास यूनिवर्सिटी डिग्री की होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इन क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। ट्रक ड्राइविंग, इस क्षेत्र में काम करने के लिए जस्सी को व्यापारिक ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कि CDL की आवश्यकता होगी। जर्मनी में ये कोर्स और लाइसेंस प्राप्त करना संभव है। इस क्षेत्र में तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जो प्रशिक्षण और अनुभव से सीखा जा सकता है। केयर गिविंग, इसके लिए किसी विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशिक्षण और अनुभव आवश्यक होते हैं, खासकर बुजुर्गों या विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों के लिए। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुभव से जस्सी जर्मनी में इन पेशों में करियर बना सकते हैं, भले ही उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री न हो। तो अगर वो फर्ज करो कि वो जस्सी केयर गिवर है, यानी नर्सिंग का कोर्स उसने किया हुआ है और उसको कुछ एक्सपीरियंस भी है कुछ सालों के लिए, तो और उसके पास इंटर या 12वीं की जो सर्टिफिकेट है स्कूल का, और कुछ थोड़ी बहुत जर्मन भी आती है, तो उसके लिए ये सब कुछ आसान हो जाएगा। हाँ, अगर जस्सी के पास केयर गिविंग या नर्सिंग का अनुभव है और उन्होंने 12वीं कक्षा पूरी की है, साथ ही थोड़ी बहुत जर्मन भी जानते हैं, तो ये एक अच्छा आधार हो सकता है। जर्मनी में केयर गिविंग के लिए सबसे पहले उन्हें जर्मनी में एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना पड़ सकता है। भाषा, जर्मन भाषा में प्रवीणता महत्वपूर्ण है, आदर्श रूप से B1 या B2 स्तर। अनुभव, पहले से केयर गिविंग का अनुभव होना फायदेमंद होगा। अगर ये सब मापदंड पूरा करते हैं, तो जस्सी जॉब सीकर वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो केयर गिविंग क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की तलाश में है। फर्ज करो कि ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी 12वीं पास ही करके स्कूल से बाहर निकले हैं, जिनको अपने कोई ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं आता, तो उनके लिए क्या संभव ऐसी ऑप्शंस हैं कि वो भी जर्मनी आ सकते हैं, जैसे कि कोई यंग अभी बच्चे हैं जो अभी स्कूल से बाहर आए हैं? हाँ, ऐसे युवा जो अभी 12वीं पास करके स्कूल से निकले हैं और जिनके पास किसी विशेष क्षेत्र का अनुभव नहीं है, उनके लिए भी जर्मनी में कुछ विकल्प है। नंबर 1, ऑसबिल्डिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो व्यापारिक कौशल सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑसबिल्डिंग के दौरान प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के साथ साथ एक कंपनी में काम करने का अवसर भी मिलता है और उन्हें एक स्टाइपेंड भी दिया जाता है। यह कार्यक्रम कई क्षेत्रों में उपलब्ध है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, रिटेल, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 2, लैंग्वेज कोर्स। जर्मन भाषा कौशल को सुधारने के लिए वे जर्मनी में भाषा कोर्स के लिए आ सकते हैं। इससे उन्हें स्थानीय संस्कृति में ढलने और अन्य अवसरों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। कुछ देशों के नागरिकों के लिए यह वीजा विकल्प है, जो युवाओं को जर्मनी में यात्रा करने और अस्थायी नौकरियों में काम करने की अनुमति देता है। ये विकल्प युवा और अनुभवहीन लोगों के लिए जर्मनी में एक नई शुरुआत करने का अवसर हो सकता है, जहां वे कौशल सीख सकते हैं और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मैंने सुना है कि जो 90,000 वीजा का उन्होंने ओपन कर दिया है, तो लोगों को, खासकर जो बच्चे होंगे, युवक होंगे, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी इतला की कमी है। वो सोचते हैं कि जर्मनी सिर्फ आईटी के लोग या STEM यानी स्टेम वाले जाते हैं और बाकी किसी पेशे के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है।
इसलिए वो जर्मनी आने से कतराते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है? यह सच है कि बहुत से लोगों को जर्मनी में उपलब्ध विविध अवसरों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जर्मनी ने हाल के वर्षों में अपने वीजा कार्यक्रमों का विस्तार किया है, जिससे विभिन्न पेशों के लिए अवसर बढ़े हैं। युवाओं और उन लोगों के लिए जो आईटी या स्टेम में नहीं है, मेरा संदेश है, अपनी क्षमताओं को पहचानें। चाहे आप केयर गिविंग, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन या अन्य क्षेत्रों में हो, जर्मनी में कई क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग है। जर्मन भाषा सीखें। भाषा में कुछ प्रवीणता होने से आपके अवसर काफी बढ़ सकते हैं। संधान और तैयारी करें। जर्मनी के वीजा विकल्पों, ऑसबिल्डिंग कार्यक्रमों और प्रशिक्षण अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। खुद पर विश्वास करें। जर्मनी में सफलता की कहानियां सिर्फ उच्च शिक्षित पेशेवरों तक सीमित नहीं है। आपके कौशल और तैयारी के साथ आप भी यहाँ अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। इसलिए जर्मनी आने का सोचने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपने विकल्पों का पता लगाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहल करें। तो ये विकल्पों के बारे में पता करने का जो जरिया है वो जो जर्मन एम्बेसी है, जैसे दिल्ली, बम्बई में, बंगलौर में, उनको कांटेक्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा ऐसे और कौन से मीडियम है जहां पर जो बच्चे हैं अभी जो 12वीं पास करके ही बाहर आए हैं, उनको जो सी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो उनको और कैसे ऑनलाइन कैसे पता करना पड़ेगा या एम्बेसी से? जर्मनी के वीजा और शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई स्रोत उपलब्ध है। जर्मन एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य शहरों में स्थित जर्मन एम्बेसी और आवश्यकताओं के बारे में आधिकारिक जानकारी प्रदान करते हैं। उनकी वेबसाइट्स पर भी उपयोगी जानकारी मिल सकती है। नंबर 2, डार्ट, जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस। यह एक प्रमुख संगठन है जो जर्मनी में उच्च शिक्षा के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उनकी वेबसाइट पर विभिन्न कोर्स, छात्रवृत्ति और आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है। जर्मनी में व्यापारिक प्रशिक्षण के बारे में जानकारी के लिए विशेष वेबसाइट्स है, जहां ऑसबिल्डिंग कार्यक्रमों के बारे में डिटेल मिलता है। 4, शिक्षा मेले और वर्कशॉप्स। जर्मन संस्थानों द्वारा आयोजित शिक्षा मेले और वर्कशॉप्स में भाग लेना भी फायदेमंद हो सकता है। 5, ऑनलाइन फोरम और सोशल मीडिया ग्रुप्स। जो लोग जर्मनी में रह चुके हैं या रह रहे हैं, उनके अनुभवों का स्रोत हो सकता है। युवाओं को इन स्रोतों का उपयोग करके अपने विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त कर। अभी आपने डार्ट बोला है, वो उसकी फुल स्पेलिंग है DAAD, और आपने इसके अलावा आउसबिल्डिंग जो कि एक जर्मन वर्ड है AUSBILDUNG, इसका मतलब होता है वोकेशनल ट्रेनिंग। और थर्ड जो सा है ना, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि YouTube पे भी ऐसे कई वीडियोस हैं जिनको वॉच करके काफी जानकारी हासिल की जा सकती है। बिल्कुल सही। DADA जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस और ऑसबिल्डिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ YouTube एक बेहतरीन साधन है। वहां आपको विभिन्न विषयों पर वीडियो मिलेंगे, जैसे कि जर्मनी में पढ़ाई और जीवन, वीजा प्रक्रिया और ऑसबिल्डिंग के अनुभव और उनमें करियर बनाने के रास्ते। ये वीडियोस उन लोगों के अनुभव साझा करते हैं जो पहले से ही जर्मनी में रह रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे नई जानकारी और प्रेरणा मिल सकती है। तो YouTube पर जर्मनी में पढ़ाई, जर्मनी वीजा प्रक्रिया या ऑसबिल्डिंग इन जर्मनी जैसे कीवर्ड्स सर्च करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि एक बच्चा है जो अभी 12वीं पास करके अभी इंटर पास करके वो आया है और उसको कोई भी अनुभव नहीं है, तो वो अगर अंग्रेजी और कोशिश करके जर्मन सीख लेता है, यानी दोनों भाषाएं सीख लेता है, तो उसके और कोई प्रोफेशन यानी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं करता, जैसे नर्सिंग या ट्रक ड्राइवर या मीट प्रोसेसर, तो भी उसके यहाँ आने के चांसेस बनते हैं। अगर कोई बच्चा 12वीं पास करने के बाद इंग्लिश और थोड़ी जर्मन भी सीख लेता है, लेकिन उसके पास कोई व्यापारिक प्रशिक्षण नहीं है,
तो भी उनके पास जर्मनी आने के कुछ विकल्प हो सकते हैं, हालांकि वे सीमित होंगे। नंबर 1, लैंग्वेज कोर्स। जर्मनी में भाषा कोर्स करने के लिए वे आ सकते हैं, जिससे वे जर्मन भाषा में प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। इससे आगे के अवसरों के लिए द्वार खुल सकते हैं। कुछ देशों के नागरिकों के लिए यह वीजा उन्हें अस्थायी नौकरियों में काम करने की अनुमति देता है, जिससे वे यात्रा और काम का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, ऑसबिल्डुंग। अगर वे जर्मनी में ऑसबिल्डुंग में शामिल होते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण के साथ साथ एक कंपनी में काम करने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि इन विकल्पों के लिए भी कुछ शर्तें और प्रक्रियाएं होती है और जर्मनी में हेतवार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में शामिल होने के बाद जाकर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आखिर में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जर्मन सरकार की तरफ से एज रेस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ सर्टेन एज तक लोग आ सकते हैं या 50-60 तक के साल के लोग भी यहाँ आ सकते हैं? उनके लिए भी ये जर्मनी ने वीजा के जो है ये रास्ते खोल दिए हैं। जर्मनी में वीजा और इमिग्रेशन के लिए कोई सख्त आयु सीमा नहीं है। हालांकि आयु कारक के आधार पर कुछ प्रक्रियाएं और आवश्यकताएं भिन्न हो सकती है। नंबर 1, काम और वर्क वीजा। यदि आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो आपके अनुभव और कौशल अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, न कि आपकी आयु। वरिष्ठ पेशेवरों के लिए भी अवसर उपलब्ध है। यह कार्यक्रम आमतौर पर युवा प्रतिभागियों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन उम्र की कोई सख्त सीमा नहीं है। नंबर 3, शिक्षा और स्टूडेंट वीजा। आमतौर पर यह युवा छात्रों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। 4, रिटायरमेंट वीजा। जर्मनी में एक औपचारिक रिटायरमेंट वीजा नहीं है, लेकिन वित्तीय स्थिरता और स्वास्थ्य बीमा के साथ वरिष्ठ लोग भी दीर्घकालिक निवास विकल्पों का पता लगा सकते हैं। इसलिए जर्मनी में आने और रहने के अवसरों के लिए आयु एक बाधा नहीं होनी चाहिए, जब तक कि आपके पास उपयुक्त कौशल, अनुभव। हाँ, माना कि एक वरिष्ठ यानी 50 साल के एक नर्स है, यानी केयर गिविंग एक नर्स है और वो उनको काफी अनुभव है और कई साल उन्होंने केयर गिविंग में काम किया है और उनको इंग्लिश भी आती है और थोड़ी बहुत जर्मन भी सीख लेते हैं, जैसे B1 B2। तो 50 साल की उम्र के बावजूद, इतनी उम्र के बावजूद उनको यहाँ पर वीजा मिल जाएगा, वर्क परमिट। जी हाँ, अगर एक वरिष्ठ व्यक्ति जैसे कि 50 साल के नर्स केयर गिविंग में काफी अनुभव रखते हैं और इंग्लिश के साथ साथ जर्मन भी सीख लेते हैं, आदर्श रूप से B1 या B2 स्तर, तो उनकी आयु उनके वर्क वीजा या वर्क परमिट प्राप्त करने में बाधा नहीं बननी चाहिए। जर्मनी में हेल्थ केयर और केयर गिविंग सेक्टर में काफी मांग है। इस प्रकार की स्थिति में उनके पास निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। नंबर 1, अनुभव। वर्षों का अनुभव उनके आवेदन को मजबूत बनाएगा। जर्मन भाषा में प्रवीणता उनके पेशेवर संचार में सहायक होगी। नंबर 3, कौशल की मांग, यानी केयर गिविंग क्षेत्र में कुशल नर्सों की मांग अधिक है और उनके अनुभव उन्हें जॉब ऑफर प्राप्त करना और फिर वर्क वीजा के लिए आवेदन करना एक व्यावहारिक रास्ता हो सकता है। जर्मन नियोक्ता उनके अनुभव और कौशल को महत्व दे सकते हैं, जिससे वीजा प्रक्रिया सुगम हो सकती है। मैंने सुना है कि जर्मनी में लोग बुढ़े होते जा रहे हैं और उनको यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते, इसलिए जनसंख्या बहुत घट रही है। इसलिए जर्मनी को टोटल 70 लाख के से 80 लाख लोगों की जरूरत है और हर साल इनको मिनिमम करीब 3 लाख के लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो कि ये बाहर के देशों से कोशिश कर रहे हैं, जैसे भारत, मेक्सिको और फिलीपीन, इंडोनेशिया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 3 लाख की जगह हर साल 1 लाख बंदे पहुंच रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या यहाँ आना इतना मुश्किल क्यों है? क्या वो भाषा है या यहाँ की जो वेदर है या और कोई कारण है? क्या हम फिर भी चाहेंगे, एनकरेज करेंगे कि खास तौर पर भारत से यहाँ पर लोग आएं? यह सही है कि जर्मनी को जनसंख्या के वृद्ध हो जाने और जन्म दर कम होने के कारण कामकाजी लोगों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वे बाहरी देशों से, खासकर भारत
मेक्सिको, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों से कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर साल अपेक्षित 3 लाख के आसपास लोग ही आ पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। भाषा। जर्मन भाषा सीखना एक मुख्य चुनौती है, जिनका भाषा पर अच्छा पकड़ नहीं है। जर्मन भाषाबाजी। जर्मनी में कुशल श्रमिकों की मांग है, लेकिन क्वालिफिकेशन और अनुभव की आवश्यकताएं पूरी करना हमेशा आसान नहीं होता। लोकसु प्रश्नवाद। वीजा और इमिग्रेशन प्रक्रियाएं जटिल हो सकती है, जिससे लोगों को हतोत्साहित किया जा सकता है। संस्कृति और मौसम। जर्मनी का मौसम और संस्कृति कुछ लोगों के लिए अनुकूल नहीं हो सकती, खासकर उन लोगों के लिए जो उष्णकटिबंधी या उपोष्णकटिबंधी क्षेत्रों से आते हैं। फिर भी जर्मनी में अवसरों की भरमार है और भारत जैसे देशों के लोगों के लिए यह एक आकर्षक गंतव्य हो सकता है। भारत से आने वाले लोगों के लिए संस्कृति के कुछ तत्व परिचित हो सकते हैं और यहाँ की विविधता और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। भारत से आने वाले लोगों के लिए यहाँ की आर्थिक स्थिरता, रोजगार के अच्छी क्वालिटी और जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रमुख लाभ है। यहाँ भारतीयों के लिए एक बड़ा समुदाय भी है, जो नए आगंतुकों के लिए एक सहारा हो सकता है। भाषा और सांस्कृतिक अंतर जैसी चुनौतियों के बावजूद जर्मनी में आने और बसने के लाभ इन चुनौतियों से कहीं अधिक हो सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी ने हाल के वर्षों में अपनी वीजा और इमिग्रेशन नीतियों को सरल बनाया है, ताकि अधिक लोग यहाँ आ सके। संक्षेप में, जर्मनी में उन लोगों के लिए कई अवसर है और जो चाहे नई चुनौतियों के लिए तैयार है। भाषा सीखने और सांस्कृतिक समायोजन की तैयारी के साथ भारतीयों के लिए जर्मनी एक नई शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। अब नया सवाल ये है कि कोई बच्चा है जो कि 12वीं पास है और फिर उसके बावजूद वो जर्मन और इंग्लिश सीख लेता है और कोई उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी मुफ्त मिलती है जर्मन सरकार की तरफ से। कोई कोर्सेज हैं जैसे केयर गिविंग का और जर्मन कोर्सेज भी मुफ्त मिलते हैं, मैंने सुना है। तो ऐसे अवसर कौन सा है, उसमें अगर कितने साल लग सकते हैं कि वो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे नर्सिंग की ट्रेनिंग कर ले या मीट प्रोसेसर की ट्रेनिंग करके और जर्मन भाषा सीख के और इंग्लिश भाषा सीख के यहाँ आज से वो अगर कोशिश करना शुरू करे, कितने साल में वो यहाँ पहुंच जाएगा? अगर एक बच्चा 12वीं पास कराए के बाद जर्मनी आने की योजना बनाता है और वो जर्मन और अंग्रेजी सीखने के साथ साथ कोई व्यापारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, तो इसमें लगने वाला समय इस प्रकार हो सकता है। भाषा सीखना। जर्मन भाषा को B1 या B2 स्तर तक सीखने में आमतौर पर 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। अंग्रेजी पर पहले से ही अच्छी पकड़ होने से जर्मन सीखना थोड़ा आसान हो सकता है। व्यापारिक प्रशिक्षण ऑसबिल्डिंग। यह कार्यक्रम आमतौर पर 2 से 3 साल का होता है, जिसमें प्रशिक्षण के साथ साथ एक कंपनी में काम करने का अनुभव भी शामिल है। तो अगर बच्चा आज से कोशिश करना शुरू करता है, तो उसे जर्मनी में आने और काम करने के लिए लगभग 3 से 4 साल का समय लग सकता है। यह समय भाषा सीखने की गति, प्रशिक्षण के प्रकार और अन्य कारकों पर निर्भर करेगा, लेकिन सही प्लानिंग और प्रतिबद्धता के साथ यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। फर्ज करें कि एक 30 साल के नर्स हैं और वो उनको वीजा मिल जाता है और वो यहाँ आके काम करना, वर्क परमिट एटसेट्रा, ये सब कुछ उनका क्लियर हो जाता है, तो क्या वो अपने हस्बैंड और बच्चों को भी साथ में लेके आ सकती हैं? हाँ, अगर 30 साल की नर्स को जर्मनी में वर्क परमिट मिल जाता है और वह यहाँ काम करना शुरू करती है, तो वे अपने परिवार को भी साथ में लाने के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा होता है, जो उनके पति और बच्चों को जर्मनी में उनके साथ रहने की अनुमति देता है। इसके लिए कुछ शर्तें और आवश्यकताएं हैं। आवेदक को यह साबित करना होता है कि उनके पास प्रापण्य आय और आवास है, ताकि वे अपने परिवार की देखभाल कर सके। नंबर 2, भाषा। पति या पत्नी के लिए कुछ मामलों में जर्मन भाषा में प्रारंभिक कौशल जैसे एक स्तर की आवश्यकता हो सकती है। यदि ये शर्तें पूरी होती है,
तो नर्स अपने पति और बच्चों के लिए आवेदन कर सकती है, जिससे उनका परिवार एक साथ रह सकता है। तो क्या उसका पति भी, उसको भी वर्क परमिट मिल जाएगा अगर वो फर्ज करो थोड़ा क्वालिफाइड है खुद, और तो उसको भी जर्मन सरकार वीजा दे देगी ताकि वो यहाँ काम कर ले, ताकि दोनों पति पत्नी दोनों की इनकम अच्छी खासी बन सके? जी हाँ, अगर नर्स का पति भी योग्यता रखता है और काम करना चाहता है तो वह जर्मनी में वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा के तहत पति या पत्नी को आमतौर पर वर्क परमिट प्राप्त करने की अनुमति होती है, बशर्ते वे आवश्यक शर्तों को पूरा करें। नंबर 1, क्वालिफिकेशन और नौकरी का ऑफर। अगर पति के पास जर्मनी में काम करने के लिए उपयुक्त योग्यता और कौशल है। नंबर 2, स्वतंत्र वीजा आवेदन। पति एक स्वतंत्र वीजा आवेदन के माध्यम से वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, विशेष रूप से यदि उनके पास पहले से नौकरी का ऑफर भी हो। भाषा कौशल। जर्मन भाषा का ज्ञान वर्क परमिट पाने में सहायक हो सकता है। अगर ये शर्तें पूरी होती है तो पति को भी जर्मनी में काम करने का अवसर मिल सकता है। मैंने सुना है कि यहाँ पर अभी तक करीब 1.5 से 2 लाख IT के लोग आए हुए हैं, जो खासकर बड़ी बड़ी कंपनियों के जरिए से आए हैं, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, TCS। इसके अलावा जो दूसरी फील्ड्स हैं जहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे कि अपना ये जो मीट प्रोसेसर और नर्सेज और केयर टेकर, केयर गिविंग, ये लोग भी यहाँ पहुंचे हैं और इनकी तादाद पिछले 5 से 10 साल में हर साल करीब 20 से 25 हजार पहुंच गई है। तो हर साल यहाँ पर खासकर साउथ इंडिया से लोग आते हैं। तो इसका क्या कारण है कि 20-25 हजार जो नर्सें और मीट प्रोसेसर वो साउथ इंडिया से तो आ रहे हैं, पर नॉर्थ इंडिया में लगता है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि इसका क्या कारण है, या जर्मन सरकार साउथ इंडिया लोगों पे ज्यादा जोर दे रही है? यह सच है कि जर्मनी में IT पेशेवरों की बड़ी संख्या है, विशेष रूप से उन लोगों की जो भारत की कंपनियां जैसे इन्फोसिस, विप्रो और TCS के माध्यम से आए हैं। दक्षिण भारत से आने वाले नर्सों और मीट प्रोसेसरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके कई कारण और नेटवर्किंग। दक्षिण भारत में नर्सिंग और अन्य व्यापारिक प्रशिक्षण के लिए अधिक संस्थान और अवसर उपलब्ध है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इसके अलावा वहां के लोग पहले से ही जर्मनी में बसे लोगों के नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं। प्रशिक्षण और भाषा कोर्स। दक्षिण भारत में जर्मन भाषा और व्यापारिक प्रशिक्षण के लिए अधिक केंद्र है, जो लोगों को तैयार करते हैं। जर्मनी ने दक्षिण भारत में सक्रिय रूप से प्रशिक्षण और भर्ती कार्यक्रम चलाया है, खासकर हेल्थ केयर और अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में। दक्षिण भारतीयों की जर्मन भाषा सीखने और सांस्कृतिक अनुकूलता की प्रवृत्ति भी एक कारण हो सकती है। हालांकि यह आवश्यक है कि उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों के लोग भी इन अवसरों के बारे में जागरूक हो और जर्मनी में करियर बनाने की संभावनाओं का पता लगाएं। जर्मन सरकार और अन्य संस्थाएं पूरे भारत में प्रशिक्षण और भर्ती कार्य, जैसा कि मैं कह रहा था, जर्मनी में अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीयों को इन कार्यक्रमों और अवसरों का पता लगाना चाहिए। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे यह किया जा सकता है। शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। भारत में कई संस्थान हैं जो जर्मन भाषा और व्यापारिक प्रशिक्षण में विशेषज्ञता रखते हैं। इनसे संपर्क करके आप उपलब्ध कोर्स और अवसरों के बारे में जान सकते हैं। YouTube और ऑनलाइन संसाधनें। जर्मन सरकार और शैक्षिक संस्थानों की वेबसाइट्स पर वीजा, ऑसबिल्डिंग और नौकरी के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है या आपको भविष्य में साबित करती है। नंबर 4, नेटवर्किंग और कम्युनिटी ग्रुप्स। जर्मनी में बसे भारतीयों से संपर्क करें जो आपको अपने अनुभवों से मार्गदर्शन कर सकते हैं। नंबर 5, सरकारी कार्यक्रम। जर्मनी और भारत के बीच सहयोग कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए बनाए गए हैं। इन संसाधनों का उपयोग करके जर्मनी में करियर के अवसरों का लाभ। कंटिन्यू। इसके अलावा
यह भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग जर्मनी में काम करने या बसने की योजना बना रहे हैं, वे अपने कौशल और योग्यता को निरंतर सुधारते रहें। नंबर 1, भाषा प्रवीणता। जर्मन भाषा में अच्छी पकड़ आपके नौकरी के अवसरों और सामाजिक एकीकरण में मदद करेगी। नंबर 2, नेटवर्किंग। जर्मनी में स्थित भारतीय समुदाय और पेशेवर नेटवर्क आपको मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। नंबर 3, प्रशिक्षण और शिक्षा के साथ साथ उच्च स्कूलों के कॉलेजों और कोर्सों में विभाजन और अनुकूलता बढ़ाने का लाभ उठाएं। नंबर 4, सरकारी और निजी कार्यक्रम। जर्मनी और भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों और निजी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से अवसरों का पता लगाएं। इन कदमों के साथ भारत से आने वाले लोग जर्मनी में अपने करियर और जीवन को सफलता से स्थापित कर सकते हैं। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि साउथ इंडियन जो लोग हैं, केरल के, मद्रास के और दूसरी जगह हैदराबाद के, इन लोगों में जागरूकता बहुत है, जर्मनी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। और ये लोग, मैं देखता हूं कि ऐसी वेबसाइट्स पे, जर्मन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में मैंने देखा है कि ये छोटी उम्र में ही 20-20, 21 साल के जो बच्चे हैं, स्कूल छोड़ते ही, 12वीं पास करते ही वो तेजी से कोई जर्मन वोकेशनल कोई कोर्स जो जर्मन सरकार ने मुफ्त उनको ट्रेनिंग देते हैं और जल्दी से जर्मन सीख के ये 21 या 22 साल की उम्र में ही यहाँ पहुंच जाते हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया के लोग इतने नहीं हारे, जबकि साउथ इंडिया से हजारों लोग, यानी करीब 25,000 लोग हर साल पिछले 10 साल से पहुंच रहे हैं। आपकी बात सही है कि दक्षिण भारत के युवाओं में जर्मनी के अवसरों के बारे में अधिक जागरूकता दिखाई देती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण। दक्षिण भारत में उच्च गुणवत्ता वाले नर्सिंग, इंजीनियरिंग और अन्य व्यापारिक शिक्षा संस्थान है जो जर्मनी में मांग वाले कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जर्मन सरकार और लोकल एजेंसियों ने दक्षिण भारत में सक्रिय रूप से प्रशिक्षण और भर्ती कार्यक्रम चलाए हैं जिनका उद्देश्य कुशल श्रमिकों को आकर्षित करना है। 2, भाषा कौशल। दक्षिण भारतीयों में अंग्रेजी भाषा की मजबूत पकड़ और जर्मन सीखने की तैयारी भी एक प्रमुख कारण है। दक्षिण भारत के लोगों के पास पहले से जर्मनी में बसे समुदायों का समर्थन है जो उन्हें यहाँ के जीवन और अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जर्मनी में मांग वाले कौशलों में जर्मन सरकार के प्रति प्रतिबद्ध कार्यक्रम में शामिल है। यह सब तक दक्षिण भारत से अधिक संख्या में लोग जर्मनी आ रहे हैं। उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो भी इन अवसरों के बारे में जागरूक हो और अपने कौशल और योग्यता को निखारें ताकि वे भी इन कौशलों का लाभ उठा सके। फर्ज करें कि एक बच्चा है जिसने अभी BCA की हुई है या MCA की हुई है और वो जर्मन सीख ले B1 या B2 लेवल तक, तो क्या उसको यहाँ पर और कुछ उसको टेक सपोर्ट का भी एक्सपीरियंस हो या IT में कुछ एक्सपीरियंस हो, जैसे इन्फोसिस में 1 या 2 साल का, तो उसको यहाँ पर जर्मनी में अभी कोई जॉब ऑफर नहीं मिल रही, कि उसको क्या करना चाहिए? यानी कि उसने MCA या BCA की हुई है और साथ में इंग्लिश बड़ी अच्छी जानता है और जर्मन भाषा भी सीख रहा है और उसने क्लियर कर लिया है, लेकिन जॉब ऑफर उसको नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी के पास BCA या MCA की डिग्री है, इंग्लिश में प्रवीण है और जर्मन भाषा में B1 या B2 स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके पास जॉब ऑफर नहीं होता, तो यहाँ कुछ कदम हैं जो उठाने चाहिए। नंबर 1, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। जर्मनी में कई जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन, स्टेपस्टोन और इंडीड, जहां वे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और नौकरी के अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जर्मनी में स्थित भारतीय प्रोफेशनल्स और IT क्षेत्र के लोगों से संपर्क करें। वे नौकरी के अवसरों और कंपनियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। नंबर 4, व्यापारिक प्रशिक्षण और शिक्षा की प्रक्रिया को सही तरह से प्रचार और प्रशिक्षण के प्रणगत और साथ साथ जर्मन मीडिया और अकेडमी को कांटेक्ट करके वीजा प्रोसेस के तहत आवेदन कर सकते हैं। जर्मनी में IT फैकल्टी में आवश्यक लोगों को भी अच्छी खासी जानकारी होना, इसके अलावा यह भी मददगार हो सकता है।
7. स्किल्स को अपग्रेड करना, नई तकनीकों और स्किल्स में महारत हासिल करना जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस या साइबर सुरक्षा आपको अधिक आकर्षक उम्मीदवार बना सकते हैं। नंबर 8. जर्मन भाषा को और निखारना, खासकर व्यापारिक संदर्भ में आपको संचार में मदद कर सकता है। प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, जॉब कंसल्टेंट्स या रिक्रूटमेंट एजेंसियों की मदद लें जो आईटी कंपनी के साथ काम करती है। नंबर 9. फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में काम करके जर्मनी में कंपनियों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। 10वां. कैरियर फेयर और इवेंट्स की प्रतिक्रिया या जर्मनी में कैरियर फेयर और इवेंट्स में भाग लेने ताकि आप सीधे नियोक्ताओं से मिल सकें। इन कदमों से आपके मित्र को जर्मनी में बढ़िया आईटी नौकरी खोजने में सहायता मिल सकती है। मैंने सुना है कि ऐसे लोग जिनके पास बीसीए और एमसीए है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है और जर्मन और इंग्लिश अच्छी जानते भी हैं और पर जॉब ऑफर नहीं है, पर वो क्या करते हैं कि वो इनडायरेक्टली जर्मनी पहुंचे हुए हैं। ऐसे हजारों मिसालें हैं कि वो वेट नहीं करते कि उनको जर्मन कंपनी कोई ऑफर करे कोई जॉब, ये लिंक्डइन पे या इंडीड पे या monster.com, ये ऐसे पोर्टल्स पे वो अपना प्रोफाइल अपलोड तो करते हैं लेकिन ऑफर नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर हायर कोई जैसे डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर स्टूडेंट बन जाते हैं और उसके बाद उनको बड़ी आसानी से वीजा मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है। हाँ, यह एक लोकप्रिय रास्ता है जिसे कई लोग अपनाते हैं। जर्मनी में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करना, विशेष रूप से मास्टर्स डिग्री के लिए, एक प्रभावी तरीका है। इससे न केवल उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, बल्कि वे जर्मनी में रहकर नौकरी की तलाश भी जारी रख सकते हैं। नंबर 1. स्टूडेंट वीजा, विश्व विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वे स्टूडेंट वीजा के लिए पढ़ाई के दौरान अंशकालिक काम करने की अनुमति देता है। जर्मनी में रहने के साथ साथ जर्मनी के प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने जर्मनी में जॉब को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। जर्मनी में पोस्ट स्टडी वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 18 महीने का जॉब सीकर वीजा प्राप्त कर सकते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र में नौकरी खोज सके। 4. वर्क परमिट, एक बार नौकरी मिलने या वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं जिससे उन्हें जर्मनी में दीर्घकालिक काम करने की अनुमति मिलती है। इस रास्ते से वे न केवल जर्मनी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं बल्कि वहां के नौकरी बाजार में भी प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा जो एक और सवाल उठता है कि फर्ज करो कि कोई यहाँ पर बच्चा यहाँ पहुंच के अपना वीजा ले लेता है, उसको ईयू कार्ड जो है ब्लू कार्ड मिल जाता है, तो क्या वो दूसरे देशों में काम कर सकता है जैसे कि हॉलैंड में और स्वीडन में? और उसके अलावा ये ईयू जो ब्लू कार्ड है इसका के बारे में भी बताएं। ईयू ब्लू कार्ड एक रेजिडेंस परमिट है जो गैर ईयू नागरिकों को यूपीए के सदस्य देशों में उच्च स्किल्स वाले रोजगार के लिए आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जर्मनी में ईयू ब्लू कार्ड के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को आमतौर पर उच्च शिक्षा की डिग्री और एक वैध रोजगार समीकरण का समावेशकारा समीकरण करना जरूरी है। ईयू ब्लू कार्ड के लाभ है: ब्लू कार्ड धारक जर्मनी में रह सके और काम करने का प्रवेश कर सके। हालांकि हर ईयू देश की अपनी आवश्यकताएं हैं, ब्लू कार्ड धारकों को अन्य ईयू देशों में भी काम करने में अधिक सुविधा होती है। उदाहरण के लिए कुछ समय तक जर्मनी में नीदरलैंड्स या स्वीडन जैसे देशों में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हर देश की अपनी प्रक्रियाएं हैं। ईयू ब्लू कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? आवश्यक वेतन सीमा को पूरा करें, शैक्षिक योग्यताओं का प्रमाण प्रस्तुत करें। ईयू ब्लू कार्ड धारकों को जर्मनी में रहने और काम करने के कई लाभ मिलते हैं और यह यूरोप में करियर बनाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। मैंने सुना है कि ईयू कार्ड के लिए जो है मिनिमम वेजेस वो उसकी या सैलरी जो सी है वो 58,000 यूरो होनी चाहिए, जबकि अगर वो वैसे काम कर रहा है तो जो अगर यहाँ पर उसकी जो तनख्वाह जो सी है वो 48,000 ऐसे के करीब होनी चाहिए। हाँ,
EU ब्लू कार्ड के लिए वेतन की न्यूनतम आवश्यकता होती है, जो समय समय पर अपडेट होती रहती है और यह देश और सेक्टर के अनुसार भिन्न हो सकती है। जर्मनी में यह आंकड़ा 2024 के आसपास जर्मनी में EU ब्लू कार्ड के लिए वेतन की न्यूनतम आवश्यकता आमतौर पर लगभग 58,000 यूरो के आसपास हो सकती है। हालांकि यह आंकड़ा बदल सकता है और क्षेत्र के आधार पर कम हो सकता है। अन्य प्रकार के वर्क परमिट के लिए वेतन की आवश्यकताएं अलग हो सकती है और आमतौर पर नीचे होती है, जैसे कि आपने कहा लगभग 48,000 यूरो के आसपास। EU ब्लू कार्ड धारकों के लिए यह एक आकर्षक विकल्प हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो उच्च स्किल्स वाले क्षेत्रों में काम करते हैं, और यह उन्हें जर्मनी में रहने, काम करने और अन्य अवसरों का पता लगाने का मौका देता है। मैंने सुना है कि जर्मन पासपोर्ट या सिटीजनशिप या नागरिकता जो है वो मिनिमम 5 साल में मिलती है, पर कई ऐसे भी केसेस हैं जहां पर ये कम समय में बड़ी जल्दी से, जैसे 3 साल में ही पासपोर्ट मिल जाता है और फिर वो आसानी से दूसरे देशों में जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में नंबर 2 पर जर्मन पासपोर्ट है, जिससे कोई इनको लगभग 200 देशों में वीजे की जरूरत है ही नहीं। जर्मन नागरिकता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्ध है और यह सच है कि जर्मन पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में से एक है, जो धारकों को लगभग 189 देशों में वीजा मुक्त या वीजा अनअराइवल प्रवेश की सुविधा देता है। सामान्य मानदंड आमतौर पर जर्मनी में कम से कम 8 वर्षों के निरंतर कानूनी निवास की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ मामलों में, जैसे कि ब्लू कार्ड धारकों के लिए, यह अवधि 33 महीनों तक कम की जा सकती है और अगर जर्मन भाषा में C1 स्तर है तो 21 महीने तक भी हो सकती है। भाषा प्रवीणता, भाषा कौशल को पूरा करना, आमतौर पर कंपनी और अन्य संस्थानों से परिचित करना, लेकिन हर कोई अपना या पत्नी का मानना है कि जर्मनी में 5 समय में जर्मनी में आके जर्मनी के पास कार्यक्रम है तो मामला दीगर क्षेत्रों से कम होगा। दूसरे क्षेत्रों में, जैसे हथियार या मीट प्रोसेसिंग, विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से आप तेजी से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह कम ही होता है। जर्मन नागरिकता प्राप्त करने के बाद यूरोप और दुनिया के कई कार्य देशों में यात्रा और काम कर जर्मन नागरिकता के फायदों को जारी रखते हुए यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि नागरिकता मिलने के बाद आप यूरोपीय संघ के नागरिक बन जाते हैं। इससे आपको अन्य देश संतकरण और काम करने का अधिकार यूरोपीय संघ के किसी भी सदस्य देश में रहने और काम करने का अधिकार प्राप्त करने के साथ आपके पास यूरोपीय संघ के शैक्षिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाओं का भी लाभ उठाने का अवसर होता है। यह आपके व्यापारिक और पेशेवर जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। यानी जर्मन पासपोर्ट हो या डच पासपोर्ट हो, यूरोपियन यूनियन में जो 27 देश हैं ये एक जैसे हैं और यहाँ पर कहीं भी इसी देश में भी जाकर इंसान रह सकता है, चाहे उसके पास जर्मन पासपोर्ट हो या उसके पास डच पासपोर्ट हो, और उसको सारे हक वही मिलते हैं, इवन वोटिंग का भी हक मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। यूरोपीय संघ का नागरिक होने के नाते चाहे आपके पास जर्मन पासपोर्ट हो या डच पासपोर्ट, आपको EU के किसी भी 27 सदस्य देश में रहने, काम करने और पढ़ाई करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही आपको उन देशों की कई सामाजिक और कानूनी सुविधाओं का लाभ भी मिलता है। वोटिंग के अधिकार के उस देश में स्थानीय और यूरोपीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार होता है जहां वे रह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार आमतौर पर उस देश की नागरिकता पर निर्भर करता है।